हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विथ जीके में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, यूपीट्रिपल एससी, एसएससी, केवीएस, एनवीएस, सीटेट, अन्य सरकारी भर्तियों में आने वाले सामान्य अध्ययन विषय की तैयारी कराते हैं। ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही थी जिसमें मैंने आपको 2 लेक्चर ज्योग्राफी के कंप्लीट हुए हैं आपके, और वो चैप्टर था भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन में आपको मैं ये बता चुकी हूँ कि भारत पहले कैसे था और अब कैसे है। उसकी पहले की स्थिति और अब की स्थिति में कितना बड़ा चेंजेस हुआ है, इसको मैंने अपने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि आज का जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है हिमालय पर्वतमाला, वो उसका जो बेस है, उसकी जो स्टोरी है, वो आपके भारत के भौतिक विभाजन चैप्टर से जुड़ी हुई है। वीडियोस आपको ज्योग्राफी की जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको भले ही लंबी मिलेगी, यानी आपको 30-40 मिनट की मिलेगी, लेकिन उसमें आपके हर तरह के कॉन्सेप्ट्स को, हर तरह के डाउट्स को क्लियर करते हुए ये वीडियो बनाई गई है। जो नॉर्मली हर किसी के माइंड में वो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। तो जितनी भी वीडियोस आपको ज्योग्राफी की दी जाएंगी वो आपके बेस से लेकर के आपके हाई लेवल तक के होगा, जिससे आपको चीज़ों को रटने के बजाय समझ करके पढ़ने की हैबिट डेवलप होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हिमालय पर्वतमाला। इसको जानने से पहले हमने आपको पिछले लेक्चर में इंडियन की प्लेट्स यूरेशियन प्लेट से जो कैसे बनी है, कैसे टक्कर हुई थी, इसके कुछ एक इमेज आपको सामने दिखाई दे रही होगी कि कैसे भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ खिसक रही थी। अगर भारतीय प्लेट की प्रेजेंट स्थिति से देखा जाए तो 71 मिलियन ईयर्स पहले भारतीय प्लेट यहाँ पर थी, और यही भारतीय प्लेट धीरे धीरे उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ती चली गई। आप देख रहे होंगे कि सेकंड इमेज में आपको भारतीय प्लेट इक्वेटर प्लेट्स के पास में आ गई है, और इतने पास आने में उसे आज से 55 मिलियन ईयर्स का समय लगा था। इक्वेटर को पार करते करते भारतीय प्लेट्स थोड़ा और आगे नॉर्थ की तरफ बढ़ी, और जब ये भारतीय प्लेट्स यहाँ इस स्थिति में पहुँचने में उसे आज से 38 मिलियन ईयर्स का समय लगा। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे भारतीय प्लेट धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसक रही है। ऊपर का मतलब है नॉर्थ दिशा की तरफ खिसक रही थी, उत्तर डायरेक्शन की तरफ, यानी उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रही है। और फिर भारतीय प्लेट आप देख रहे होंगे लास्ट में यूरेशियन प्लेट से जाकर मिल गई, और इस तरीके से इन दो प्लेटों के आपस में टकराव होने से हिमालय का निर्माण हुआ। यानी कि प्रेजेंट टाइम में हमारा देश भारत ऐसे दिखाई देता है। आपको सामने मैप में दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। इतना प्लेट भारतीय प्लेट था, बाद में टकराव के बाद इतने हिस्से का निर्माण हुआ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी को लेकर के है कि इतने हिस्से का निर्माण कैसे हुआ और इस हिस्से को क्या कहते हैं। ये इस हिस्से का जो नाम है वो किस भाषा का शब्द से लिया गया है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। उत्तर, हम सभी को पता है कि हिमालय हमेशा उत्तर दिशा में है, और दिशा हमारी 4 होती हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी उत्तर,
दक्षिण, पूरब, पश्चिम। डायरेक्शंस अपने माइंड में बहुत अच्छे से फिट कर दीजिएगा क्योंकि मैप में इसका बहुत यूज़ होने वाला है। आपको सामने जो इमेज दिख रही है वो हिमालय की एक रियल इमेज है, जिसमें आपको हिमालय की इमेज दिखाई दे रही है। और इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि हिमालय कितना ऊंचा है। कि ऊंचाई पिक्चर्स में इतनी है तो रियल में कितनी होगी ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देख रहे होंगे सारे पहाड़ जो हैं पूरे वाइट कलर के हैं, यानी कि हिमालय जो है पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ये देखिए, ये हिमालय की रियल इमेज है जिसमें हिमालय पर्वत पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना टॉपिक हिमालय। हिमालय को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ेंगे ताकि हमारा हिमालय टॉपिक्स क्लियर रहे और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, चाहे घुमा के पूछा जाए, तो भी हम उसको बता सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला के अंदर इस चैप्टर में हम जो जो चीज़ें पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा हिमालय का निर्माण। यानी हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। इसकी पूरी कहानी और ये हिमालय शब्द कहाँ से लिया गया है, इसके दूसरे कौन कौन से नाम हैं, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, विश्व में इसका कौन सा स्थान है, हमें भारत में या वर्ल्ड का कितना पार्ट हमें अपनी एग्ज़ाम पर्पस से तैयार करना है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें जानेंगे। सेकंड है हमारा टॉपिक हिमालय की विशेषता। सेकंड टॉपिक हमारा है हिमालय की विशेषता। हिमालय पर्वत अगर भारत में है तो इसकी विशेषता क्या क्या है। अगर हिमालय हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में है तो इसकी विशेषता क्या क्या है, क्यों इसे हमारे हर एक क्लास में एक अलग से चैप्टर्स के रूप में दिखाया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है, इसकी वजह क्या है, यानी इसकी कुछ तो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सेकंड जो टॉपिक होगा वो होगा हिमालय का विभाजन, यानी थर्ड नंबर का हमारा टॉपिक है हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन कैसे हुआ है और हम हिमालय का विभाजन क्यों करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सिंपली अगर हम बात करें तो हिमालय का विस्तार बहुत बड़े लेवल पर है। अगर आप देखें हिमालय का पूरा विस्तार आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हिमालय का विस्तार पूरे यहाँ नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक के है। नॉर्थ से पूरा ईस्ट का एरिया हम इसमें कवर करते हुए पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहीं में इतना बड़ा लेवल का विस्तार है और इतने सारे पहाड़ के बारे में अगर हमें पढ़ना होगा तो हम इसे पार्ट्स करके पढ़ेंगे ताकि इसको हम अच्छे से समझ सकें। इतने अलग अलग हिस्से को कुछ ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारे साइंस सब्जेक्ट्स होता है, तो साइंस सब्जेक्ट्स को अगर हमें डीप स्टडी करनी हो तो हम कैसे करेंगे साइंस सब्जेक्ट्स की। भाई उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 सेक्शन में बांटा गया है साइंस सब्जेक्ट को, ताकि हम अपने साइंस को बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक वैसे ही यहाँ पर हिमालय को भी हम अलग अलग भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। इसका विभाजन हमने अलग अलग तरीके से किया है ताकि हमें हिमालय के बारे में अच्छे से नॉलेज हो सके, ठीक है। इतना जानने के बाद हम क्या जानेंगे, हिमालय के विभाजन के बाद हम जानेंगे कि हिमालय में कौन कौन सी ग्लेशियर पाए जाते हैं। आपको पिक्चर्स में दिखाया था कि पूरा एरिया किससे ढका हुआ है, बर्फ़ से ढका हुआ है। देखिए सामने इमेज आपको दिख रही है, पूरा एरिया बर्फ़ से ढका हुआ है। तो यहाँ पे बर्फ़ के ग्लेशियर पाए जाते होंगे बड़े बड़े, और इन्हीं ग्लेशियर्स के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि हिमालय के कौन कौन सी ग्लेशियर होते हैं। ये हमारा 4th नंबर का टॉपिक होगा। 5th नंबर में हम ये जानेंगे कि हिमालय में कौन कौन सी घाटियाँ हैं,
ठीक है। इन घाटियों के नाम कहाँ पर है, इन सब चीज़ों को जानते हुए अपना कॉन्सेप्ट हिमालय के बारे में क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर पर्वत है और पहाड़ की बात होती तो घाटी और दर्रे का नाम तो ज़रूर आता है। तो घाटी पढ़ने के बाद हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इतना करने के बाद हम ये जानेंगे हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा हिमालय से लेकर के, वो होगा हिमालय में कौन कौन सी श्रृंखला और श्रेणियां हैं। हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती हैं, ठीक है, उसकी क्योंकि हर श्रेणी की अलग ही बात होती है और वो कहाँ कहाँ पर है, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का फर्स्ट टॉपिक, हिमालय का निर्माण। तो इसमें हम ये जानेंगे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिमालय के निर्माण के बारे में। हिमालय शब्द आपका कहाँ से लिया गया है, इसका क्या अर्थ होता है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक के है, आइए जानते हैं इन सब सारे सवालों के जवाब। तो हम जानते हैं हिमालय शब्द यानी कि हिमालय, ये हिमालय शब्द कहाँ से बना है, कहाँ से लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, हिमालय शब्द जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है। हिमालय शब्द एक संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है तो इसका संधि विच्छेद हम कर सकते हैं। तो हिमालय शब्द की संधि विच्छेद होगा हिमधन आलय। क्या होगा? हिमधन आलय। यानी कि हिमालय संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ है हिमधन आलय। हिम का मतलब क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। हिम का अर्थ होता है बर्फ। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय शब्द का अर्थ होता है घर। तो यानी कि हम इसे कहेंगे हिमालय को बर्फ का घर। किसका? बर्फ का घर, हाउस ऑफ आइस। तो हमने ये जाना हिमालय शब्द कहाँ से है। तो हिमालय शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। दो शब्दों से हिमालय मिलकर बना है, हिमधन आलय, और इस शब्द का अर्थ है बर्फ का घर। अब हम ये जानते हैं कि हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हिमालय बहुत बड़ा है कि नहीं, इस पिक्चर्स में ही देख रहे हैं कि कितना बड़ा विस्तार है इसका। तो अगर हम मैप में देखें मैप में देखें तो हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, आइए इस बारे में देखते हैं। हम सभी ने शुरू से बचपन से ये चीज़ पढ़ा होता है कि हिमालय का विस्तार उत्तर से लेकर के पूर्व तक के है, ये बात पढ़ी है, ठीक है। अब इसकी रियल विस्तार की अगर हम बात करें तो हमने आज तक सिर्फ इतना जाना है कि उत्तर से पूर्व की तरफ यानी नॉर्थ टू ईस्ट, ये आपका साउथ और ये वेस्ट। हिमालय का विस्तार अगर देखा जाए तो इधर भी है, थोड़ा सा आपका पश्चिम में भी है, यानी कि पश्चिम से लेकर के अगर हम देखें तो पूर्व तक के हैं। असल में हिमालय का विस्तार पश्चिम से लेकर के पूर्व तक के हैं। कैसे जानते हैं? यहाँ से सिंधु नदी बहती है और ये बहते हुए यहाँ अरब सागर में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। तो ये आपके पश्चिम में यानी कि वेस्ट साइड में आपकी कौन सी नदी है? सिंधु नदी। यानी हिमालय के विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो यहाँ से
बहते हुए अरुणाचल प्रदेश से भारत के में प्रवेश करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो यह आपकी पूर्व में यानी कि ईस्ट में ब्रह्मपुत्र नदी, तक है, यानी कि हिमालय का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। ये आपके हिमालय पर्वत है, इसका इतना पूरा विस्तार है। अब इतना पूरा विस्तार अगर है तो ये कितना एरिया आपका कवर कर रहा है? ये आपका टोटल एरिया कवर कर रहा है 2400 किलोमीटर। तो हिमालय का विस्तार जो है 2400 किलोमीटर तक है। किसी किसी बुक में आपको 2500 किलोमीटर भी दिखाई देगा, लेकिन हम सिर्फ भारत की अगर बात करें तो भारत में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक के है, तो हम बताएंगे कि सिर्फ 2400 किलोमीटर है भारत में हिमालय का विस्तार। 2500 क्यों है इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। हिमालय का कुछ विस्तार जो है केवल भारत तक के नहीं है, ठीक है। हिमालय का विस्तार केवल भारत तक की नहीं है। हिमालय का विस्तार म्यांमार में जो ये दूसरा देश है, यहाँ पर भी इसकी पहाड़ियाँ हिमालय की मिलती हैं। ये आपका म्यांमार देश है, यहाँ पर भी हिमालय का विस्तार मिलता है। तो अब यहाँ पे जो है म्यांमार में हिमालय की जो श्रेणी पाई जाती है उस श्रेणी का नाम है अरोकान श्रेणी। तो म्यांमार में हिमालय विस्तार अरोकान श्रेणी तक के, लेकिन हम सिर्फ भारत तक की बात करेंगे तो भारत में इसका विस्तार केवल 2400 किलोमीटर है। इतना, ठीक है। बस हमको इतने ही जानना है, अपने देश का ही हिमालय के विस्तार के बारे में जानना है। हिमालय को अगर हम प्रायद्वीपीय भाग से देखें, प्रायद्वीपीय भाग का मतलब ये है कि जो पुरानी हमारी जो भारतीय प्लेट है, जो यहाँ तक की जो हमारी भारतीय प्लेट है, अगर कोई इंसान यहाँ से अगर देखे हिमालय को तो वो कैसा दिखाई देगा, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। सपोज करिए कि अगर मैं प्रायद्वीपीय भाग से हिमालय को देखना चाहूँगी तो हिमालय मुझे एक तलवार की तरह दिखाई देता है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक तलवार की तरह आप देख सकते हैं कि एक तलवार के आकार का हिमालय हमको दिखाई दे रहा है। तो हिमालय जो है अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भाग से देखने पर हिमालय हमें तलवार की भांति दिखाई देता है। अब जब हिमालय का विस्तार इतना बड़ा है, ठीक है, तो इसकी कुछ तो लंबाई चौड़ाई होगी कि नहीं। अब इतना बड़ा एरिया को अगर हिमालय कवर कर रहा है, इतने बड़े एरिया को हिमालय अगर कवर कर रहा है, ठीक है, भारत का इतने बड़े भाग में अगर इसका विस्तार है तो कुछ तो भाग कवर कर रहा होगा। इतने बड़े भाग को अगर हिमालय कवर कर रहा है तो इसकी कुछ तो लंबाई होगी, इस भाग की कुछ तो लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, कुछ लंबाई होगी या कुछ चौड़ाई भी होगी कि नहीं। तो आइए जानते हैं हिमालय की लंबाई और चौड़ाई। अच्छा, हिमालय की लंबाई चौड़ाई के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी जगह है तो वो स्थान घेरती है, ठीक है, और स्थान घेरती है तो अपनी ही जो जितने उसकी लंबाई चौड़ाई होगी उसी हिसाब से उतनी ही जगह वो लेता है, ठीक है। इस समय आप जिस कुर्सी में बैठे होंगे या टेबल में बैठे हैं, ठीक है, टेबल चेयर में लेकर के बैठे हुए हैं, बेड पे लेट करके पढ़ रहे हैं या बैठ करके, तो उस जगह ने उतने कुछ तो लंबाई चौड़ाई उस प्लेस की है, उस जगह की है, तभी तो उतना जगह उसने कवर कर रखा है। ठीक इसी तरीके से हिमालय का भी कुछ हिस्सा कवर है। तो चलिए जानते हैं कि कितना हिस्सा हिमालय ने कवर कर रखा है। अगर हम दिशा के हिसाब से बात करें तो हमें ये पता है कि ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो पश्चिम में
अगर हम देखें तो पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई यानी कि वृत्त की हम बात करें, हिमालय के वृत्त की, तो हिमालय के वृत्त जो है पश्चिम में आपका 400 किलोमीटर है। यानी हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में 400 किलोमीटर है। और यहाँ पे अगर हम देखें पूर्व में, तो इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम हो जाती है। पूर्व साइड में हिमालय की चौड़ाई जो है पूर्व साइड में, आपकी ईस्ट साइड में थोड़ी कम हो जाती है। तो ईस्ट साइड में इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर। कितनी है? 150 किलोमीटर। यानी कि पूर्व में हिमालय की चौड़ाई 150 किलोमीटर है। तो अब तक हमने क्या क्या चीज़ें जान ली है। हिमालय शब्द कहाँ से लिया गया है, हिमालय शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, हिमालय शब्द का अर्थ क्या होता है, हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक के है, हिमालय का विस्तार किस नदी से किस नदी की तरफ है, हिमालय की कौन सी नदी किस दिशा में है, हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, हम भारत में हिमालय के किस भाग कहाँ तक के भाग को ही पढ़ेंगे, इसके बारे में बता चुकी हूँ। और असल में हिमालय का विस्तार कहाँ तक है भारत के अलावा, ये भी आप इस सवाल का भी जवाब आपको मिल चुका है। ठीक है। अगर हम पुरानी प्लेट्स यानी भारतीय प्लेट्स की तरफ से देखें तो हमें हिमालय कैसे दिखाई देता है, इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको इतना सब जानने के बाद पता चल गया। हिमालय की चौड़ाई कितनी है ये सब हमने जान लिया। अब हम ये जानेंगे कि हिमालय जो है इतना ऊंचा क्यों उठा हुआ है, इसके कारण को जानेंगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको हिमालय की ऊंचाई की एक इमेज दिखा रही हूँ, उससे जानेंगे कि असल में ये इतना ऊंचा कैसे है। इमेज में आपको दिख रहा होगा कि हिमालय की ऊंचाई आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही साथ अगर आपने थोड़ा सा और जूम करके इसको देखें तो आपको हिमालय जो है ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा कर्व दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों है, आप इतना ऊपर से थोड़ा सा मुड़ा हुआ या यूं कहिए कि इतना घुमा हुआ क्यों है, आइए हम जानते हैं कि ये ऊपर से इतना थोड़ा सा घुमा हुआ क्यों है और इसकी ऊंचाई इतनी ऊंची क्यों है। ठीक है, नॉर्मल हम जहाँ रहते हैं उससे थोड़ा सा उठा हुआ क्यों होता है, प्लेन क्यों नहीं है, आइए हम जानते हैं। क्योंकि हमने जाना था कि प्लेट्स जब टकराई तो सीधी जुड़ जानी चाहिए, बट नहीं, ये थोड़ा सा इस शेप में जहाँ पे प्लेटें जुड़ी वहाँ पर ऐसा क्यों हो गया है, आइए इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि दो प्लेटें आपस में जुड़ रही हैं। तो अगर नॉर्मली हम बात करें तो जब भी दो प्लेटों को हम आपस में जोड़ते हैं तो वो एज अ इक्वल होती हैं कि नहीं। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन प्लेटों जब आपस में जुड़ी तो कुछ उठा हुआ हिस्सा भी बना। तो ये कैसे बना, इसको बारे में हम जानते हैं। और ये उठा हुआ हिस्सा हमारा हिमालय है, तो ये बना कैसे, आइए इसकी थोड़ी सी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ मैंने आपको पिछले लेक्चर भौतिक चैप्टर जो था भारत का भौतिक विभाजन, उसमें थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आइए हिमालय के पर्पज से इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मैं इसको और अच्छे से आपको बताती हूँ। ये वाला हिस्सा आपका कौन सा है, भारतीय प्लेट। और ये वाला हिस्सा जो भारतीय प्लेट है ये किस तरफ बढ़ रहा था, उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रही थी ये प्लेट। और वहीं अगर हम बात करें ये वाली प्लेट की तो ये थी यूरेशियन प्लेट, जो कि
किस दिशा की तरफ बढ़ रही थी, नीचे की तरफ आ रही थी, या यूं कहिए कि दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ रही थी या नीचे की तरफ आ रही थी। ठीक है, तो ये दोनों प्लेटें जब एक दूसरे के आमने सामने आईं तो इनका आपस में टकराव हुआ, और इस टकराव से क्या हुआ उसको हम समझते हैं। यूरेशियन प्लेट का दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो है वो तिब्बत प्लेट। यूरेशियन प्लेट को हम तिब्बत प्लेट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर यूरेशियन प्लेट, ये जो तिब्बत प्लेट थी, उसके बीच में और भारतीय प्लेट के बीच में एक समुद्र था, और उस समुद्र का नाम था तेथिस सागर। समुद्र का नाम था तेथिस सागर। और इस तेथिस सागर में सीधी सी बात है, अगर समुद्र है तो वहाँ पे चट्टानें भी होती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो नदियाँ रही होंगी तो वो भी कहीं ना कहीं समुद्र में धीरे धीरे अपरदन वाला काम होता होगा। यहाँ पे मिट्टी का अपरदन होते होते यहाँ पे मिट्टी का जमाव होता होगा समुद्रों में। ठीक, और फिर धीरे धीरे कई करोड़ों वर्षों बाद वहाँ पे क्या बन जाती, चट्टानें बन जाती हैं। ठीक यही चीज यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी चट्टानें थी, यहाँ पे भी तेथिस सागर के अंदर भी कुछ छोटी छोटी चट्टानें थी। ये जो चट्टानें थी यहाँ तेथिस सागर में, तो जब टकराव हुआ तो तेथिस सागर की जो चट्टानें थी वो क्या हो गई, मुड़ गई, यानी कि वलित हो गई, यानी मुड़ी। ठीक है, जो हिमालय में हल्का हल्का जो कर्व देखते हैं आप, जिसको हम वलित बोलते हैं, आपको सामने एक डायग्राम भी दिख रहा होगा, ऐसे वलित करके मैंने बताया है कि ये वलित है। ठीक है, तो ये चट्टानें जो है जो ये वलित हो गई थी, यानी ऊपर उठी, टक्कर होने की वजह से ये चट्टानें ऊपर उठी और थोड़ी सी घूम गई, यानी वलित हो गई। जब ये वलित हुई तो इनमें घुमाव हुआ और इस तरह की हमारे पहाड़ बने चट्टानों से। चट्टानें ऊपर आ गई और ये ऊपर से थोड़ी सी घुमावदार हो गई, तो यानी कि ऊपर से ये चट्टानें क्या हुई, थोड़ी सी मुड़ गई, यानी कि कैसे हो गई, मोड़दार। कैसे हो गई, मोड़दार। और जब मोड़दार हुई, यानी कि ये पहले तो था नहीं, जब तेथिस सागर थी तब तो चट्टानें अंदर थी समुद्र में, ये तो नई बनी। जब टकराव हुआ दोनों प्लेटों का आपस में, तो तब जाकर के ये चट्टानें ऊपर आकर के मुड़ी, तो ये क्या है, नवीन है। तो नवीन मोड़दार पर्वत का निर्माण इन्होंने किया, इन चट्टानों ने। ठीक है, नवीन मोड़दार पर्वत। और ये नवीन मोड़दार पर्वत शब्द यूज किया गया है हिमालय के लिए। किसके लिए किया गया है, हिमालय के लिए। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर कंपटीशन एग्जाम में कि नवीन मोड़दार पर्वत किसे कहा जाता है। ठीक है, यह हिमालय का अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि नवीन मोड़दार पर्वत हिमालय को कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन हिमालय होगा। और अगर पूछा जाएगा हिमालय का दूसरा नाम क्या है, तो आपको 3 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, या बताएंगे कि इनमें से कौन सा गलत है, तो उसमें 3 सही होते हैं और एक गलत होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हिमालय का एक और नाम पड़ा नवीन मोड़दार पर्वत। अच्छा, ये अभी नया नया बना है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भागों में जो पर्वत रहे होंगे वो क्या हो चुके होंगे भाई, उनका तो मिट्टी से अपरदन हो चुका होगा ना, तभी तो यहाँ पर इतने सारे हमारे ये चट्टानें थी भाई। यहाँ पे जो पहले से जो नदियाँ रही होंगी वो धीरे धीरे अपने साथ मिट्टी लाती गई यहाँ पे छोड़ती गई, जिससे यहाँ पे चट्टानों का निर्माण हुआ। तो यहाँ की जो पहाड़ थे वो कट कट के इनकी ऊंचाई कम हो गई होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे इकट्ठा हो गई, तो ये हो गए थे बूढ़े पर्वत, और ये बन गया कौन सा, एक युवा पर्वत। कौन सा बन गया था, युवा पर्वत। अब चट्टानों जब ऊपर आई तो इन्होंने एक युवा पर्वत का निर्माण किया। तो इस तरीके से हिमालय का दूसरा नाम क्या है, युवा पर्वत। यानी कि हिमालय के 2 अन्य नाम हैं, नवीन मोड़दार पर्वत और युवा पर्वत। और ये नाम इन्हें क्यों कहा गया, ये मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट के साथ
बता दिया है। तो अब आप इससे क्वेश्चंस कैसे भी आपसे पूछा जाएगा आप आंसर्स दे देंगे। और इस तरीके से ये भी आप जान गए कि कैसे तैतीस सागर अब हमें इस समय नहीं है, इसकी वजह भी हम अब जान गए हैं, क्योंकि टकराव हुआ और टकराव की वजह से तैतीस सागर का क्या, वो दोनों प्लेटें आपस में जुड़ी और तैतीस सागर समाप्त हो गया। इसकी पर जितनी भी चट्टानें थी वो ऊपर आ गई और यहाँ पे पानी का स्पेस क्या हो गया, पूरा डूब गया, क्योंकि प्लेटें जुड़ गई आपस में। ठीक है, और यहाँ पर एक पहाड़ का निर्माण उन्होंने किया, चट्टानों ने, जो तैतीस सागर की चट्टानें थी उन्होंने पहाड़ यहाँ पर बना दिए। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि तैतीस सागर कहाँ गायब हुआ। ठीक है, तैतीस सागर की जो चट्टानें थी उसका क्या असर हुआ। ठीक है, हिमालय की चट्टानें वलित क्यों हुई, हिमालय के अन्य नाम क्या है, ये हमने जाना। अच्छा, अब आप ये पूछेंगे कि जो ये चट्टानें ऊपर आ गई होंगी तो जब भी प्लेटें जुड़ी होंगी तो कैसे जुड़ी होंगी। सिंपल सी बात है, ये भी सवाल उठ रहा होगा कि प्लेटें आपस में जब जुड़ी तो इतना ऊंचा, भाई चट्टानें रही होंगी, हल्की फुल्की ऊंचाई रही, पर इतनी ज़्यादा ऊंचाई कैसे हो गई। तो चलिए उसको हम समझते हैं। आपने, मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए ये आपकी है यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। और ये वाली आपकी है भारतीय प्लेट। कौन सी प्लेट है, भारतीय प्लेट। ये बी फॉर भारतीय, यू फॉर यूरेशियन प्लेट। मैंने भारत के भौतिक विभाजन में ये चीज़ आपको क्लियर बताई है कि जो यूरेशियन प्लेट थी वो कैसी प्लेट थी, एक भारी प्लेट थी। और जो भारतीय प्लेट थी वो कैसी प्लेट थी, छोटी थी तो हल्की थी, और यूरेशियन प्लेट बड़ी है तो वो भारी थी। अब एक डेली यूज़ का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आपने अक्सर ये बात जानी होगी कि आप लोग ये जानते होंगे कि जब भी आपको एक गाड़ी, अगर हम बात करें एक बड़ी सी गाड़ी हो अगर, और एक साइकिल, ठीक है, इन दोनों के बीच में जब भी टक्कर होती है तो कहते नहीं है कि गाड़ी के नीचे हमेशा साइकिल आ जाती है, क्योंकि साइकिल हल्की होती है तो वो नीचे गिर जाती है और गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा कि जो भारी प्लेट थी, ठीक है, आपकी जो भारी प्लेट है, ये भारी प्लेट है, ये हल्की प्लेट के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, हल्की प्लेट के ऊपर आ जाएगी। और जब भारी प्लेट हल्की प्लेट के ऊपर आ गई तो हल्की प्लेट यानी साइकिल, तो वो कहाँ चली गई, नीचे चली गई। और जो भारतीय प्लेट थी वो आपकी टक्कर करके नीचे की ओर चली गई। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक काफ़ी ऊंचा उठा हुआ हिस्से का निर्माण हुआ, और यही जो उठा हुआ ऊंचा जो कर्व साइड का आपको ऊपर से दिख रहा है, ऊपर से जो ये हिस्सा कर्व है, यही हिस्सा हमारा वलित हुआ। और ये जो पहाड़ जो बने हैं कर्व साइड के, वो हमारे हिमालय का इस तरीके से निर्माण हुआ। तो इस टकराव से कौन सी प्लेट ऊपर गई और कौन सी नीचे आई, इसके बारे में हमने जान लिया। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको घुमा के पूछा जाएगा कि भारतीय प्लेट या भारतीय प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के ऊपर है या यूरेशियन प्लेट भारतीय प्लेट के नीचे है। इस तरीके से घुमा करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कार और साइकिल वाला, तो आप अपना ये कॉन्सेप्ट आसानी से, अगर भूल भी जाएंगे तो इस एग्जाम्पल से आपको अपना कॉन्सेप्ट आप सही यूज़ कर लेंगे, वहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर सही टिक कर देंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि यूरेशियन प्लेट भारी है और भारतीय प्लेट हल्की है, तो आप इस लॉजिक को लगाते हुए अपना आंसर टिक
कर ले जाएंगे। तो अब हमने ये जान लिया कि कैसे हिमालय की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है, क्यों ये वलित है, तैथिस सागर का क्या हुआ, ठीक है, हिमालय के अन्य नाम क्या क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में अब हम जान चुके हैं। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, हमने ये बेस बनाया था कि हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, उसका ये फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, हिमालय का निर्माण। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और फिर भी आपके पास हिमालय के निर्माण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इस क्वेश्चंस का आंसर्स आपको या तो वहीं पे दे दूंगी, और लगेगा नहीं दे पा रही हूँ तो मैं आपका इस क्वेश्चन से लेकर रिलेटेड वीडियोस बना दूंगी, ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और अच्छे से क्लियर हो जाए आपके डाउट्स। अब हम अपने सेकेंड टॉपिक पर आते हैं, और वो हमारा सेकेंड टॉपिक आपको सामने पता ही चल रहा है कि हमने निर्माण के बाद क्या पढ़ना है, हिमालय की विशेषताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिमालय की विशेषताएं। तो अब हमारा सेकेंड जो टॉपिक होगा वो हिमालय पर्वत की विशेषताएं हैं। चलिए समझते हैं कि क्या है इसकी विशेषताएं। हिमालय पर्वत हम सभी जानते हैं कि इसका विस्तार यहाँ से पश्चिम से लेकर के पूर्व तक के है। जब हिमालय का विस्तार इतना ज़्यादा है तो आपको पता होगा कि इस जो हमारे पड़ोसी देश हैं, यहाँ पर चीन, ठीक है, चीन, तो हमें ये पता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है और भारत का मौसम कैसा है। यहाँ पे ऋतुओं और वहाँ की ऋतुओं में बहुत फ़र्क आपको देखने को मिलता है। तो ये फ़र्क ज़्यादा इसलिए है क्योंकि बीच में आपका यहाँ पर हिमालय पर्वत आ जाता है। तो आइए जानते हैं कि हिमालय पर्वत से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे देश में। तो चलिए जानते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ से हिमालय के इस तरफ से आपकी आती है साइबेरिया से जो आने वाली ठंडी हवाएं होती हैं वो यहाँ से आती हैं इस साइड से। तो इस साइड से जो आने वाली साइबेरिया की ठंडी हवाएं होती हैं, कौन सी हवाएं? साइबेरिया की जो हवाएं होती हैं, साइबेरिया की ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकती है। यानी हिमालय पर्वत साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती हैं, जिससे यहाँ के एटमॉस्फेयर, यहाँ की कृषि, यहाँ के जनजीवन में बहुत बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। सपोज करिए अगर ये हवाएं डायरेक्ट भारत में अगर प्रवेश कर जाएं और हिमालय यहाँ पर ना हो, ठीक है, हिमालय यहाँ पर ना हो तो क्या होगा? आपको यहाँ के एग्रीकल्चर में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, यहाँ के लोगों के जनजीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा, यहाँ के लोग, यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कृषि में जहाँ हर चीज़ के उत्पादन में भारत आगे है, तो वहीं पर उनको क्या करना पड़ता है, भारतीयों को अपना काफ़ी सामान खाने पीने का बाहर से मंगाना पड़ता है। जैसे जापान मंगाता है, चीन मंगाता है, ठीक है, लेकिन भारत को इतना अपने कृषि उतना ज़्यादा खर्च बाहर से नहीं मंगाना पड़ता है, तो वो उत्पादन यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस उत्पादन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता, व्यक्ति सामान्य जनजीवन में प्रभाव पड़ता, हमारे रहन सहन में प्रभाव पड़ता, ठीक है। तो हिमालय क्या करता है, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। तो ये काफ़ी अच्छा इसका प्रभाव है। इतना बड़ा काम करता है हिमालय, तो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। आइए इसकी अगली विशेषता के बारे में भी जानते हैं। हिमालय श्रेणियाँ जो है ये
यहाँ पर है, ठीक है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में यहाँ पर आपका अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर है। तो अरब सागर से कुछ आपकी मानसूनी हवाएं उठती हैं। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे आपका अरब सागर है, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट साइड में अगर हम बात करें, इसको यहाँ पे अगर हम रख के देखें तो यहाँ पे हमारे वेस्ट साइड में क्या है? अरब सागर है। और ये है हमारा साउथ साइड और ऊपर है नॉर्थ, ठीक है। और नॉर्थ में है हिमालय, नॉर्थ में है हिमालय। तो अरब सागर से जो मॉनसूनी हवाएं उठती हैं, अरब सागर से जो मॉनसूनी हवाएं उठती हैं उन्हें भारत से बाहर जाने से रोकता है। हिमालय क्या करता है? उन हवाओं को बाहर नहीं जाने देता है। मॉनसूनी हवाएं वो होती हैं जिनमें क्या होता है? जिनमें पानी रहता है, जो बादल बारिश करते हैं, उन हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। तो क्या होता है कि जब ये बादल उड़ते हुए हिमालय पर्वत की चोटियों से टकराते हैं तो वहाँ पर उस एरिया के आसपास क्या करते हैं? बारिश कर देते हैं। क्या करते हैं? बारिश कर दे, जिससे भारत में नदियों में जल का स्तर बना रहता है। और अगर जल का स्तर बना रहेगा तो कृषि करने में आसानी होगी, खेती करने में। तो मानसूनी हवाएं क्या करती हैं कि मानसूनी हवाओं बारिश का काम करती हैं, और ये बारिश तभी हो पाती हैं जब वो हिमालय से ये बादल टकराते हैं तो बारिश होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाओं को भारत के बाहर जाने से हिमालय रोकता है। अब इन जो अरब सागर से कौन सी मानसूनी हवाएं बनती हैं उसका भी एक नाम है, और उसका नाम हम लॉजिक से जानेंगे कि उसका नाम, उन मानसूनी हवाओं का नाम क्या है। तो अगर आप इस मैप को यहाँ पर रखें तो आपको ये पता चलेगा कि इस तरफ है, क्योंकि वेस्ट में तो अरब सागर है, और यहाँ ये वाली जो डायरेक्शन होगी उसे बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। और जब ये दिशा दक्षिण पश्चिम है तो यहाँ की जो मानसूनी हवाएं होंगी इनको बोलेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को बाहर जाने से रोकता है। ये हिमालय की विशेषताएं हैं, ठीक है। हिमालय में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, और ये जड़ी बूटियों से औषधियाँ बनती हैं, दवाइयाँ बनती हैं, जो विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज करने में सहायता करती हैं। ये हिमालय में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों की तीसरी विशेषता है। वहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं ये हिमालय की तीसरी विशेषता हो गई है। इस तरीके से हमने ये जाना कि हिमालय की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और ये विशेषताएं हमारे देश के जनजीवन में क्या प्रभाव लाती हैं, इसको भी जाना है कि कैसे हमारा जो है भारत में जो मौसम है, ऋतुएं हैं, ये कैसे परिवर्तित होती हैं, ठीक है। इसमें हिमालय का क्या रोल होता है, इस चीज़ को हमने समझा है। तो हमारा हिमालय की विशेषता टॉपिक हमने कंप्लीट किया, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो है हिमालय का विभाजन। क्या है? हिमालय का विभाजन। इसके बाद का जो आपको हिमालय चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 मिलेगा वो हिमालय के विभाजन से लेकर होगा, ठीक है। तो हिमालय के विभाजन में हम जानेंगे कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, वो क्यों बांटा गया है, उसका रीज़न क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे ताकि हम अपना बेस
क्लियर करते हुए आगे बढ़ सकें, आगे की चीज़ों को हम आसानी से पढ़ सकें। तो स्टार्ट हम बेसिक से करेंगे और धीरे धीरे आपके लेवल को ऊपर करते हुए उठाते हुए जाएंगे, ताकि आपको रटना ना पड़े, आप समझ समझ के चीज़ों को पढ़ सकें। तो इस वीडियो में आपकी 2 टॉपिक्स हो चुके हैं, एक आपका हो चुका है निर्माण और दूसरी विशेषता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विभाजन। थैंक यू।